गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 6 में हमारी प्रश्नावली चल रही थी संख्याओं के साथ खेलना, और प्रश्नावली चल रही थी हमारी 3.4। तीन पॉइंट पांच के प्रश्न संख्या 5 तक हम कर चुके थे। अब ये कह रहे हैं 1729 के अभाज्य गुणनखंड बताओ। 1729 में देखो कैसे निकालते हैं। इकाई का अंक 9 है, इसका मतलब किसी भी सम संख्या से भाग नहीं जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10 किसी से नहीं जाएगा। अब 3 का देखो 9, 2, 11, 11, 7, 18, 18 में 19, 19 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए 3 का भी नहीं जाएगा। 2 का नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जाएगा। इकाई का अंक 5 या 0 नहीं है, इसलिए 5 का नहीं जाएगा। 2 और 3 का नहीं जा रहा, इसलिए 6 का भी नहीं जाएगा। 7 से ट्राई करते हैं। 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 चौक 28, 4 बचा, 7 7 49। अब 7 का भाग पहली बार गया है, 7 से पहले की किसी संख्या में अब इसका भी नहीं जाएगा। 7 का ट्राई करो, 7 या 21, फिर भी नहीं जा रहा है। 7 के बाद देखो 8 का नहीं जाएगा क्योंकि 2 का नहीं गया है। 9 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 का नहीं गया है। 10 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 5 का नहीं गया, या इकाई का अंक 0 नहीं है। 11 से ट्राई करो, 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 का भी नहीं जा रहा। 12 का नहीं जाएगा क्योंकि 2, 6 का नहीं गया है, या 2 और 3 का नहीं गया है, इसलिए 12 का भी नहीं जाएगा। 13 एकम 13, 13 नम्मा 117, 13 का जा रहा है। 13 एकम 13 और 13 नम्मा 117, 19 में 19 का ही जाएगा, इसलिए 1729 बराबर 7 गुणा 13 गुणा 19, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। इसमें एक बात और पूछी है, कोई संबंध है क्या? देखो यहां पर 6 का अंतर है, ऐसे ही इन दोनों क्रमागत संख्याओं में 6 का अंतर है। तो दो क्रमागत संख्याओं का अंतर 6 है, बस ये संबंध है और कुछ नहीं। ठीक, ये सवाल हो गया अपना छठा। 7वां सवाल, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से भाज्य होता है। 3 क्रमागत संख्याएं लीजिए, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 6 से भाज्य होता है, विभाज्य होता है। इसकी पुष्टि करनी है। उदाहरण दे रहे हैं, 6 से विभाजित होता है, यह आपको बताना है। तो कीजिए, कोई से भी 3 संख्या ले लीजिए। जैसे मैंने लिया 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 तिया 6, 6 चौक 24। तो 24 में 6 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो ये 6 से विभाज्य है। ओके। जैसे 10 11 12, 10 11 12, 12 11 132, और 10 से गुणा करेंगे तो 1320। 1320 भी 6 से विभाज्य, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 0। तो कथन सत्य साबित हुआ, कथन सत्यापित हुआ। आप ऐसे अन्य उदाहरण लेके कर सकते हैं। निम्न में से किस व्यंजक में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सा अभाज्य गुणनखंड है, कौन से अभाज्य गुणनखंड है, यह आपको बताना है। पहला 24 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 4, सॉरी
हाँ, 24 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 4। ये प्रश्न संख्या एक्चुअली गलत कर दिया है, 9 है ये। दूसरा 56 बराबर 1 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। सी ए बी सी के रूप में है ये ये बी सी। 70 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7 और डी। 54 बराबर 2 3 9। देखिए, जब हम इसके गुणनखंड ये देखते हैं तो 4 भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य। 4 में 2 का भाग जाता है, इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यहां पर एक्चुअली 1 नहीं आना चाहिए। 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, इसलिए 1 का नहीं आना चाहिए। 7 2 2 2 आना चाहिए। 7 अभाज्य, 2 अभाज्य, 2 अभाज्य, 2 अभाज्य। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। 2 5 7, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। यस। और 2 3 9, 9 भाज्य संख्या है, इसलिए नहीं। तो ये हमारे उत्तर हुए। ये दोनों अभाज्य गुणनखंड रूप में है। यहां पर भी 1 नहीं होना चाहिए था, तब है। ये 1 होगा तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि 1 ना भाज्य मानी जाती है ना अभाज्य है। ओके। प्रश्न संख्या 8। 2 क्रमागत विषम संख्याएं लीजिए, कोई सी भी ले लो। 1 और 3 लिया मान लो, इसका योग क्या है? 4। 11 और 13 लिया, इसका योग क्या है? 24। तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य है। 4 का भाग जाता है, 4 से विभाज्य है। ये भी 4 से विभाज्य है। और ले लो एग्जांपल, कितना ही ले लो। जैसे 3 + 5 लिया, क्या आया? 8। ये भी 4 से विभाज्य है, अतः कथन सत्यापित हुआ कि लगातार 2 विषम संख्याओं का योग 4 से विभाजित होता है। बिना भाग दिए, आपको भाग नहीं देना है। सवाल हल करो। बिना भाग दिए यह बताइए कि 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है या नहीं। प्रश्न संख्या है 10। ठीक। हल। 2 + 5 + 1 + 1 + 0 बराबर 9। 4 + 5 बराबर 9। अतः दोनों संख्याएं 9 से विभाज्य है, विभाजित होती है। चूंकि 25,110 का इकाई अंक 0 है एवं 45 का इकाई अंक 5 है, अतः ये दोनों संख्याएं 5 से भी
विभाजित हुए या विभाज्य है। अतः 25 110 45 से पूर्णतः विभाज्य है, पहला तरीका। और दूसरा तरीका यह है कि दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 25 110 के भी और 45 के भी। 45 के गुणनखंड 25 110 के गुणनखंड से निश्चित रूप से उभयनिष्ठ रहेंगे। तो देखिए कैसे, दूसरा तरीका और करा देता हूं। दोनों ही तरीके इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीकों में से जो भी आपको समझ में आए उससे करें। ये तो है भाजकता के नियम से, और दूसरा तरीका बता रहा हूं अभाज्य गुणनखंड रूप से। तो 25 110 के अभाज्य गुणनखंड करो। इकाई का अंक क्या है? 0, इसलिए इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ओके, 5 और 5 10 और 5 15, तो 17 और 1 18, अंकों का योग 18, इसलिए 3 का भी भाग जाएगा। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 अट्ठा 24 और 3 पंजे 15, 8 5 13 और 1 14 और 4 18, फिर 3 का जाएगा। 3 एकम 3, 1 3 3 9 2 3 9 27 और 3 पंजे 15, 9 5 14 3 17 1 18, फिर 3 का जाएगा। 3 चौक 12 1, 3 6 18 1, 3 पंजे 15, 5 6 11 4 15, फिर 3 का जाएगा। 3 एकम 3 1 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। अब 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 155 के अंकों का योग 11 होता है। अब किसका जाएगा? 5 का। 5 दिया 15 और 5 एकम 5, तो 25 110 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कितनी बार 3? 1 2 3 4 गुणा 5 और गुणा 31, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। 45 के निकालिए, 5 4 9, तो 3 15 45, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। 45 के अभाज्य गुणनखंड हुए 3 3 5। ये गुणनखंड यहां पर भी उभयनिष्ठ है, इसलिए इसका इसमें भाग जाएगा। तो आप लिखेंगे 45 के अभाज्य गुणनखंड 25 110 के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ है। इसलिए 25 110 में 45 का पूरा पूरा भाग जाएगा, या 25 110 45 से पूर्णतः विभाजित है। प्रश्न संख्या 11, 18 2 3 से विभाजित है ये? बिल्कुल है। 18 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है। अब ये कहना है कि ये 2 गुणा 3 से भी विभाजित है, 18 2 से भी विभाजित है, 18 3 से भी विभाजित है, और 18 2 गुणा 3 से भी विभाजित है। ये हमें दिया है, राइट। अब सवाल क्या है? इसी प्रकार 4 और 6 से विभाज्य है। इस प्रकार कोई संख्या है, एक संख्या है, ये मान लो x है, 4 से भी विभाज्य है, x 4 से भी विभाज्य है और x 6 से भी विभाज्य है। क्या x 24 से विभाज्य होगी? बस ये सवाल है। क्या ये संख्या 4 गुणा 6 से भी विभाजित होगी? ये आपको बता दो। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, बड़ी जोर बात। 4 गुणा 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 4 से भी विभाजित होंगी, 6 से भी होंगी। लेकिन वो संख्याएं जो 4 और 6 से विभाजित है,
जरूरी नहीं है कि 24 से भी विभाजित हो, यह आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये बड़ी संख्या है 24, 4 और 6 इसके गुणनखंड है। तो बड़ी संख्या से विभाजित होना जरूरी नहीं है। देखिए जैसे उदाहरणतया यहां लिख लो, क्योंकि 24 के गुणनखंड 4 और 6 है, तो 24 से जो विभाजित होगी सो वो 4 और 6 से होगी, लेकिन 4 और 6 से विभाजित होने वाली 24 से विभाजित तो ये जरूरी नहीं है। उदाहरणतया 12 4 व 6 से विभाज्य है, लेकिन 24 से नहीं। इसी प्रकार 36 भी 4 और 6 से तो विभाजित है 36, 4 9 36, 6 6 36, लेकिन 24 से नहीं। 4 व 6 से विभाज्य है, 24 से नहीं। चार सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं लीजिए और मैं वो संख्या हूं जो इनका गुणनफल होगी, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूं। हम लिखेंगे माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है, तो x बराबर क्या है, 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या लो, 2 3 4 नहीं 5, 2 3 5 7, ये 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका गुणनफल कितना आएगा, गुणा करने के लिए 5 दूनी 10 और 7 या 21, 210। वह संख्या 210 है जो 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं द्वारा भाजित होती है। ठीक, अब देखिए अगली प्रश्नावली से पहले आप 2 चीज समझिए। मैंने भाग देना आपको बताया है और छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा। आपने 7 में 2 का भाग दिया, 3 बार गया, 1 शेष पर बचा, इसको बोलेंगे भाज्य, सॉरी इसको बोलेंगे भाजक। 7 है भाज्य, 3 है भागफल, यहां पर आता है हमेशा भागफल, यहां आएगा भाजक गुणा भागफल, और घटाने के बाद जो बचेगा वो आ जाता है शेषफल। उत्तर की जांच हम ऐसे करते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इन दोनों को गुणा करो, 2 3 6 और इसमें एक ये जोड़ दो, 7 हो गया, ये हमारा भाज्य आना चाहिए। तो भाजक का पर्यायवाची, कमल के पर्यायवाची क्या क्या है, पंकज, अंबुज, जलज, तोयज, नीरज, है ना। भाजक का पर्यायवाची अपवर्तक है, अपवर्तक, और भाज्य का पर्यायवाची अपवर्त्य है। अपवर्तक और अपवर्त्य, अर्थात फिर एक बार बड़े ही संक्षिप्त में, 7 में 2 का भाग दिया, 3 बार गया, 6 आया, 1 बचा, राइट। भाज्य में भाजक का भाग दिया, भागफल यहां पर आया, यहां आया भाजक,
गुणा भागफल, घटाएंगे तो बचेगा शेषफल। आई बात समझ में? ऐसे ही यहां पर आएगा अपवर्त्यय, यहां आएगा अपवर्तक, यहां आएगा भागफल और घटाने के बाद आएगा शेषफल। आपको दो चीजें ध्यान देनी है, अपवर्तक और अपवर्त्यय। अपवर्तक वो संख्या है जिसका भाग देना है, जिसका भाग देना है वो अपवर्तक होता है, और अपवर्त्यय वो संख्या है जिसमें भाग देना है। आगे बात समझ में? 7 तो है अपवर्त्यय और 2 है अपवर्तक, राइट? अब आप मेरी बात एक बड़ी ध्यान से सुनो, बताइए 4 में किस किस का भाग जाता है? 1 का, 2 का और 4 का। 1, 2 और 4 ये 4 के अपवर्तक हो गए। क्या हो गए? अपवर्तक। ठीक? और 4 का भाग किस किस में जाता है? तो 4 का पहाड़ा बोलिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16। कहां तक बोल सकते हैं? अनंत तक। ये हो गए 4 के अपवर्त्यय या 4 के गुणज या 4 से विभाज्य संख्याएं। एक ही बात है, पर्यायवाची। 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं 4 के गुणज या 4 के अपवर्त्यय। आई बात समझ में? मैं आपको 2 संख्याएं बताता हूं, बहुत ध्यान से सुने और बहुत ध्यान से पढ़े। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमेशा काम आने वाला है। 12 और 16 के अपवर्तक बताओ। अपवर्तक। और यह बताना है आपको अपवर्त्यय। दोनों चीजें बतानी है और ये मैंने इसको कर दिया डिवाइड, राइट? बोलो 12 में किस किस का भाग जाता है? 1, 2, 3, 4 और 6। 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये 12 के अपवर्तक है। 16 के बोलो 1, 2, 4, 8, 16। 12 और 16 के अपवर्तक ये हैं। इनमें उभयनिष्ठ कौन से हैं? 1, 2, 4 ये उभयनिष्ठ है। तो 12 और 16 के समान उपवर्तक, समान अपवर्तक, उसको बोलेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो, मेरे से हिंदी ज्यादा नहीं आती है, लेकिन समान धन अपवर्तक, शायद ये समापवर्तक बनता है और शायद नहीं, कंफर्म नहीं, समापवर्तक। तो 4 और 12 और 16 इसके अपवर्तकों में जो समान है यानी कि उभयनिष्ठ है वो समापवर्तक कौन कौन से हुए? 1, 2 और 4। सबसे बड़े को बोलते हैं महत्तम। तो 12 और 16 का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक क्या हुआ? 4। अर्थात 4 वो 12 के अपवर्त्य। 12 के अपवर्त्य बताइए ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनमें 12 का भाग जाता है? 12 एकम 12, 12 के अपवर्त्य। बोलिए, ये तो लिखा हुआ मैंने 12 और ये हो गया अपवर्त्य और यहां पर है अपवर्तक। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नम्मा 108, 12 ढाई 120, 12 11 132, 12 12 144 100। ओके, ऐसे ही 16 का बोलिए
16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छिक 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नब्बे 144 और 16 ढाई का 160 एंड सो आगे तक ले जाओ। तो ये तो हो गया 12 के, देखो बड़े ध्यान से देखना, 12 के अपवर्तक, 12 के अपवर्त्य, 16 के अपवर्तक, 16 के अपवर्त्य, समझ में आ गया। अब अपन ने क्या निकाला था, समापवर्तक। अब यहां पर 12 और 16 के समापवर्त्य बताओ क्या क्या है। समापवर्त्य जो ऊपर 12 में भी हो संख्या और 16 में भी। पहली संख्या आपको मिलेगी 48। 48 ऐसी संख्या है जो दोनों जगह है। फिर मिलेगी आपको 96, फिर मिलेगी आपको 144 और ऐसे आगे मिलती चली जाएगी। तो 12 और 16 सब लघुत्तम बोलते हैं सबसे छोटी संख्या को। 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्त्य है। लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम 48 हुआ। 48 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12 का भी भाग जाएगा और 16 का भी जाएगा। इसमें बड़ी क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये अनंत तक जा रही है, आप ज्ञात नहीं कर सकते महत्तम। महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य कुछ नहीं होता। सबसे छोटी संख्या जिसमें 12 और 16 का भाग जाएगा वो 48 है, और सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग 12 और 16 में जाएगा 4 है। तो 12 और 16 का, 12 और 16 का महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य नहीं वर्तक, समापवर्तक तो हुआ 4, और 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य ये हुआ 48। महत्तम समापवर्त्य को अंग्रेजी में बोलते हैं HCF और लघुत्तम समापवर्त्य को बोलते हैं LCM। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यह फैक्टर है गुणनखंड, और यह है लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल। ओके, तो इस तरह से ये अपना कल की प्रश्नावली के लिए इंट्रोडक्शन हुआ एचसीएफ और एलसीएम का। एचसीएफ और एलसीएम अच्छी तरह करें, बढ़िया ढंग से करें। आज के वीडियो में यदि आपको आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देगी या दिक्कत आएगी तो मैं इस लेक्चर को दोबारा रिपीट कर दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं स्वयं चेक करूंगा। एचसीएफ और एलसीएम की प्रश्नावली कल चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।